नमस्कार दोस्तों। आज हम दो कंपनीज के स्टॉक एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली कंपनी है प्रज इंडस्ट्रीज, दूसरी कंपनी है ड्रीम फोक सर्विसेज। दोनों कंपनीज में एक सिमिलरिटी जो काफ़ी दिख रही है वो है उनके स्टॉक प्राइस में। दोनों के स्टॉक प्राइस भारी मात्रा में करेक्ट हुए हैं। प्रज जो 840 पे आई थिंक 2 महीने पहले ट्रेड कर रहा है, वो करीबन 400 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस हाफ हुआ है। इसका ड्रीम फोक सर्विसेज का स्टॉक प्राइस पिछले एक साल से एक सीरियस डाउन ट्रेंड पे है, राइट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक तरह से प्रज और ड्रीम फोक्स में इन्वेस्टेड है। प्रज में करीबन 4-4.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स है, ड्रीम फोक्स में करीबन 1 लाख से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स है। बहुत लोगों को पता है या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता है कि ये स्टॉक्स जो नीचे जा रहे हैं वो किस कारणवश नीचे जा रहे हैं, बट इस वीडियो में जो हम एक तरह से खोजने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे वो ये बात है कि क्या ये दोनों कंपनीज या एटलीस्ट दो में से एक कंपनी एक कॉन्ट्रेरियन बेट बन सकती है। मतलब दोनों कंपनीज के जो अर्निंग्स है या फिर उनके जो स्टॉक प्राइसेस है वो कहीं जाके रिवर्स हो सकते हैं अगले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में, राइट। तो दोनों कंपनीज का एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में, राइट। तो प्रज इंडस्ट्रीज का एक बेसिक काइंड ऑफ बिजनेस ओवरव्यू दे दूंगा मैं। तो प्रज करती क्या है? तो प्रज बेसिकली जो इथेनॉल के जो प्लांट्स होते हैं उनका इंस्टॉलेशन देखती है। तो एक तरह से ये कैपिटल गुड्स कंपनी है, एक ईपीसी कंपनी भी बोल सकते हो थोड़े मात्रा में, बट एक कैपिटल गुड्स कंपनी है। तो जो भी इथेनॉल प्रोडक्शन में जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी सामग्री लगती है उनको एक तरह से इंस्टॉल करती है कंपनी। दूसरा, जो अल्कोहल के ब्रूवरीज या फिर डिस्टिलरीज होते हैं उनका भी एक तरह से ये इंस्टॉलेशन देखती है ये कंपनी, राइट। तो इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो बायो एनर्जी का बिजनेस है। जो इथेनॉल इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन या इथेनॉल प्लांट्स का जो इंस्टॉलेशन वो है, 71% जो है रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा इस कोर बिजनेस को कोर रख के नॉन कोर बिजनेसेस में एक तरह से एक्सपैंड करने की कोशिश करी है, क्योंकि यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो दिस कंपनी इज़ अ फेयरली ओल्ड कंपनी, इट्स मोर देन 20 years old, एंड इन द लास्ट 5 years एटलीस्ट दिस कंपनी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम इथेनॉल प्रोडक्शन। भले जो E20 का जो टारगेट है, पॉलिसी है, उसमें जो एक तरह से टेलविंड इस कंपनी को मिला था, वो उसका फ़ायदा इस कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में काफ़ी सही तरीके से उठाया। तो एक बेसिक पॉलिसी डेवलपमेंट हुआ था 4 साल पहले कि इथेनॉल में 20 या फिर पेट्रोल में या फिर फ्यूल में करीबन 20% जो मिक्सचर होना चाहिए वो इथेनॉल का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपना मिडिल ईस्ट पे ऑयल का डिपेंडेंस कम करना चाहता है, राइट। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जो प्राइसेस है इथेनॉल के या फिर फ्यूल के वो कम होंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। भले 20% का जो इथेनॉल E20 का जो इथेनॉल है वो तो मिक्स हो गया फ्यूल में। 2030 का टारगेट था, ये 2025 में एक तरह से टारगेट अचीव हो गया। तो अब एक तरह से लोग कयास बना के बैठे हैं कि आगे क्या, E20 से E22 होगा, E25 होगा, E30 होगा। अगर E30 का टारगेट कल निकल जाता है, लेट्स से गवर्नमेंट ये पॉलिसी निकाल जाती है, तो ये स्टॉक जो है छप्पर फाड़ के ऊपर चला जाएगा। बट मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में ऐसा कुछ नहीं होगा, बट उसके बाद शायद कुछ हो सकता है, राइट। तो कंपनी जो दूसरे बिजनेसेस में है वो एक तरह से जो इंजीनियरिंग बिजनेसेस है, जैसे वाटर सैनिटेशन, जो भी प्लांट्स होते हैं, वाटर मैनेजमेंट या वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स है उनको एक तरह से एकत्र करके टर्नकी प्रोजेक्ट्स बना के वेस्ट वाटर प्लांट्स बनाती है। और बहुत सारे दूसरे जो केमिकल्स है उनके लिए एक्सचेंजर्स। तो बेसिकली कैपिटल गुड्स कंपनी है, जैसे अनूप इंजीनियरिंग एक्सचेंजर्स बनाती है, रिएक्टर्स बनाती है बहुत सारे केमिकल्स को एक तरह से मिलाने के लिए, हाइड्रोजन, अमोनिया। वैसे ये कंपनी भी काफ़ी सारे वैसे इक्विपमेंट्स बनाती है और वो प्लांट्स को इंस्टॉल करती है, राइट। तो कंपनी काफ़ी एक सॉलिड कंपनी मानी जाती है, राइट। 100 कंट्रीज में एक तरह से प्रेजेंस है इस कंपनी का, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 400 पेटेंट्स है। तो R&D ड्रिवन कंपनी है, करीबन 90 साइंटिस्ट काम करते हैं इस कंपनी में, राइट। तो ग्लोबल इथेनॉल प्रोडक्शन का 10% मार्केट शेयर है। तो लैटिन अमेरिका में ये कंपनी एक तरह से बहुत फेमस है, 24% एक्सपोर्ट्स होते हैं। तो जिस तरह अपने कोर बिजनेस को एक तरह से हेज करके नॉन कोर बिजनेस में एक तरह से अपनी जगह बनाने की कोशिश करिए, उसी प्रकार डोमेस्टिक मार्केट से एक तरह से थोड़ा कम बिजनेस लाकर या फिर इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा ज़्यादा बिजनेस लाकर अपना बिजनेस हेज करने की कोशिश करिए कंपनी। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स उसको यूएस में दिख रहे हैं। वहाँ पे जो भी मैंडेट्स है वो क्लियर हो रहे हैं। EU में उसको काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं। इंडिया में जो E20 था वो E25 और E30 बन जाए तो फिर इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस भी एक तरह से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। दिस वाज अ ब्रीफ ओवरव्यू। करीबन 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, राइट। एंड स्टॉक प्राइस अगर आप देखो 2020 से जब कोविड के वक्त ये पॉलिसी अनाउंस हुई थी तो स्टॉक प्राइस ऊपर गया और काफ़ी रिसेंटली जो है वो 800 से एक तरह से 400 तक आया है। तो कारण जो है काफ़ी क्लियर कट है। ईपीएस ग्रोथ भी अगर आप देखोगे काफ़ी नीचे जा रहा है। ईपीएस ग्रोथ इसलिए जा रहा है क्योंकि जो भी इथेनॉल प्लांट्स लगने थे E20 के बाद, उसके बाद गवर्नमेंट से कुछ क्लैरिटी नहीं आई E25 या E30 की जो मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से जो कंपनीज इथेनॉल प्लांट्स लगाते हैं वो दुविधा में है कि उनको अभी इथेनॉल प्लांट्स लगाने हैं नहीं लगाने। इसलिए जो गवर्नमेंट की अनसर्टन पॉलिसीज़ की वजह से सेल्स जो है एक तरह से फ्लैटिश हो गया है या नीचे जा रहा है। तो जो भी कंपनीज केपेक्स जो करने वाले थे या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने थे, तो कंपनीज को थोड़ी दुविधा हो रही है कि गवर्नमेंट अगर 25 नहीं करता है तो खाली फुकट क्यों इथेनॉल के प्लांट्स डाले, राइट। तो एक तरह से सेल्स में आपको उतनी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, फ्लैटिश सेल्स हो गया। ईपीएस तो एक तरह से कंप्रेस होना शुरू हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट या तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बहुत सारा कैपेसिटी ऑलरेडी कंपनी ने इंस्टॉल कर दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी का बढ़ गया है, प्रज इंडस्ट्रीज़ का। तो फिक्स्ड कॉस्ट जब बढ़ जाता है एंड सेल्स नहीं आते या फिर ऑर्डर्स नहीं आते, तो आप ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में आपको कंप्रेशन दिख रहा है, राइट। तो सारी जो बुरी चीज़ें हो सकती है वो कंपनी के साथ हो रही है। सेल्स में डी ग्रोथ दिख रहा है, मार्जिन कंप्रेशन आ रहा है। यहाँ पे जो क्वार्टरली पीएल है वो भी काफ़ी बुरा ही दिख रहा है, लाल लाल ही एक तरह से। -8 से सेल्स ग्रोथ हुआ है, -8%, राइट। आपका जो ईपीएस ग्रोथ या नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी -94% से डी ग्रोथ ही हुआ है, राइट। टैक्स भी जो जून 2024 में 21% था, जून 2025 में 44% लगा है। तो सब जगह पे लाल लाल ही दिख रहा है, राइट। तो इस कंपनी को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो दो तीन चीज़ें मुझे काफ़ी समझ में आई, इसको किस तरह अप्रोच किया जा सकता है। क्योंकि ये कंपनी एक बहुत बढ़िया कंपनी, एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनी। और मैं आपको वो सारे मेट्रिक्स दिखा दूंगा जो एक तरह से जस्टिफाई करते हैं कि एक बहुत हाई क्वालिटी कंपनी है, राइट। जैसे इसका आप ROE ROC देख लीजिए, पिछले 5 साल का 23% है, 18% है। ROE ROC अगर 20% से ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक्स पे कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है। पिछले 2 साल में 3 साल में थोड़ा कम हुआ है, बट ROE ROC या लॉन्ग टर्म मेट्रिक्स, तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे ये कंपनी काफ़ी सही लगी, राइट। ग्रोथ पे मैं बाद में आऊँगा, मैं थोड़ा क्वालिटी की पहले बात कर लेता हूँ, राइट। दूसरा मुझे जो चीज़ लगा वो है CFO टू EBITDA 0.5 है। 0.5 एक डिसेंट CFO टू EBITDA, स्पेशली कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए, क्योंकि ये कंपनी जब भी अपने कस्टमर्स के प्लांट्स लगाती है तो एडवांसेस सबसे पहले ले लेती है। तो एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे कंपनी काम करती है। आपको जो B2B कंपनीज है वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे बिल्कुल काम नहीं करते। तो इस कंपनी का बार्गेनिंग पावर अपने कस्टमर्स के साथ बहुत बहुत स्ट्रांग है, राइट। तीसरी चीज़ जो है ये CFO टू EBITDA पे मैंने बात कर लिया। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, 993 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है, सॉलिड कंपनी है ये फ्रॉम द क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज़ नॉट गुड अबाउट द कंपनी इज़ द ग्रोथ, राइट। तो इस कंपनी को मैं 2004 से मैं सुना था इस कंपनी के बारे में पहली बार। तब लोग, जब एक बुल मार्केट चल रहा था 2004 टू 2008 का, बहुत लोग कहते थे कि ये R&D ड्रिवन कंपनी है, साइंटिस्ट ड्रिवन कंपनी है, तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर बनेगी क्योंकि ग्रोथ बहुत छप्पर फाड़ के आएगा। बट ये कंपनी कभी एक मल्टी बैगर कंपनी नहीं रही। इसका अभी तक मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 7,000 करोड़ का है। वो इसलिए है क्योंकि ये एक हाइपर ग्रोथ कंपनी नहीं है, राइट। ये एक एवरेज ग्रोथ कंपनी है। तो ये एक एवरेज ग्रोथ कंपनी है, एक सिक्लिकल कंपनी भी है। क्वालिटी अच्छी है इस कंपनी की, एवरेज ग्रोथ कंपनी है, सिक्लिकल कंपनी। सिक्लिकल कंपनी क्यों है ये? अगर आप यहाँ पे 2016 में देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% है, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट करके 6% तक चला गया, फिर एक तरह से बढ़ते बढ़ते अभी बहुत रिसेंटली 11% तक आया है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ दिस कंपनी, विच मीन्स इट्स अ सिक्लिकल कंपनी। सिक्लिकल कंपनीज दो तरह के सिक्लिकल कंपनीज होते हैं। एक डिमांड साइड पे सिक्लिकल कंपनीज होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके जो एंड इंडस्ट्रीज है वो सिक्लिकल नेचर होते हैं, उसकी वजह से कंपनी सिक्लिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड इंडस्ट्री अगर स्टील हो, सीमेंट हो, तो उनमें अगर सिक्लिकलिटी है तो जो भी कंपनीज उनको एंसिलरी सप्लाई कर रहे हैं या इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं तो उनमें एक तरह से सिक्लिकलिटी दिखती है। तो ये शुगर कंपनीज जो होते हैं या फिर इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होते हैं, जिनको ये कंपनी माल सप्लाई करती है, उनके जो
प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है वो सिक्लिकल है, इसके वजह से ये कंपनी भी सिक्लिकल कंपनी है, राइट। तो ये डिमांड साइड सिक्लिकलिटी है इस कंपनी में। कल हमने जो डिस्कस किया था वाडीलाल इंडस्ट्रीज में, वो सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी की, जो दूध है, दूध से आप आइसक्रीम बनाते हो, तो अगर दूध के दाम बढ़ जाते हैं तो वाडीलाल जैसे कंपनीज है वो इंक्रीज प्राइसेस जो है अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट शेयर लूज आउट करेंगे, तो वो सप्लाई साइड सिक्लिकलिटी है। तो ये कंपनी जो है वो डिमांड साइड सिक्लिकलिटी में एक तरह से पूरी डूबी हुई है, राइट। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस, इसलिए ग्रोथ, हाइपर ग्रोथ कंपनी कभी नहीं बन सकती है कि 7,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ये मैक्सिमम एक 10,000 11,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा अगले 2 से 3 सालों में, बट उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, फिर से वो साइकिल चेंज होगा। तो बिजनेस साइकिल पे ध्यान रखना इस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू इन्वेस्ट इन द कंपनी, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अब जो 11% का एक तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो गाइडेंस भी कंपनी ने कहा है कि हम 9% को किसी तरह छुएंगे। जो पिछले क्वार्टर का था वो काफ़ी ख़राब था, बट अगले इस साल का जो FY26 का है, वी विल इंश्योर दैट इट्स 9%। सो इट पीक्ड आउट एट 11 एंड इट्स गोइंग टू 9% नाउ। तो जब भी आप ऐसे कंपनीज को डील करते हैं विच आर सिक्लिकल कंपनीज, right, which are average growth companies, but the quality of such companies are very very great. Everything trickles down to the value, right? तो थोड़ा मैं बैलेंस शीट पर भी बात कर लेता हूँ बिफोर आई कम टू वैल्यू, राइट। डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे इस कंपनी का 0.1 है, तो कोई डेट नहीं है, बहुत क्लीन बैलेंस शीट है इस कंपनी की। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर्स, इंटरेस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये भी काफ़ी सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैश इक्विवेलेंस देखोगे तो 428 करोड़ की कैश इक्विवेलेंस है, तो इट्स अ फ्री कैश फ्लो कंपनी। कंपनी के बैलेंस शीट पे भर भर के एक तरह से कैश फ्लो है, राइट। तो सो द क्वालिटी इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, द ग्रोथ इज नॉट दैट ग्रेट, राइट। नाउ एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन टू द वैल्यू, राइट। तो वैल्यू अगर आप देखोगे, मुझे लगता है थोड़ा अभी भी एक तरह से ओवर वैल्यूड है फॉर वॉट एवर नेगेटिव न्यूज फ्लो दैट हैज कम इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अभी भी मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन लगता है। आई विल अलाउ दिस न्यूज प्ले टू कंप्लीटली प्ले आउट। मुझे पता है कि अगले 3-4 महीने में वो E25 या E30 नहीं होने वाला। इट विल प्ले आउट, द नेगेटिव न्यूज प्ले विल प्ले आउट। मतलब थोड़ा एक तरह से डिसोरिएंटेशन रहेगा बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, और बहुत सारे लोग एक तरह से स्टॉक बेच के बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो आई विल अलाउ द न्यूज प्ले टू प्ले आउट, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, राइट। ग्रोथ इतना नहीं सही है, वैल्यू अगर सही मिल जाए तो एक तरह से इसमें कोई एंट्री ले सकता है। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो जो भी मैंडेट्स यूएस में और EU में हो रहे, ब्राज़ील में हो रहे, दीज आर मेजर टेलविंड्स फॉर दिस कंपनी। तो एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस अगर इनका बढ़ जाए तो बहुत सही हो सकता है। डोमेस्टिक पॉलिसी मैंडेट्स भी जो E25 या E30 का है वो होगा, बट इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो कंपनी शिफ्टिंग टू फ्रॉम डोमेस्टिक टू ग्लोबल, जैसे मैंने कहा। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की, 1.5x की ऑर्डर बुक है प्रीवियस FY25 ईयर सेल्स की, राइट। तो 4,448 करोड़ की ऑर्डर बुक है, विच इज़ 1.5x FY25 सेल्स। दिस इज अ गुड ऑर्डर बुक। अनसर्टनिटी इन पॉलिसी इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ थ्रेट और अ रिस्क टू दिस कंपनी, राइट। कंपनी ने कुछ गाइडेंस नहीं दिया है, बट जैसे मैंने कहा कि EBITDA मार्जिन्स 9% तक कंपनी छूना चाहती है। तो जैसे मैंने कहा, आई विल वेट फॉर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो टू प्ले आउट एंड देन एंटर दिस बिजनेस। आई हैव absolutely no doubt about the strong fundamentals of this business। इसके बारे में मैं काफ़ी क्लियर हूँ इस कंपनी को एनालाइज करने के बाद। मेरी कोई गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस कंपनी में। ये कोई मल्टी बैगर फल्टी बैगर नहीं बनने वाला है। जब एक बुरा बिजनेस साइकिल इसका जब शुरू होगा, या फिर जब एक बुरा बिजनेस साइकिल या फिर एक डाउन ट्रेंड में आएगी, इट इज़ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज एंड एक्सपेक्ट द stock price to double, maximum double in 2 to 3 years. That is what one can expect in this company. So one update which I wanted to give was that पिछले 4 महीने से जो भी जद्दोजहद चल रही है, इतने सारे स्टॉक रिव्यूज़ हो रहे, स्टॉक एनालिसिस हो रहे, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं अपना पोर्टफोलियो फिर से बनाना शुरू कर दूँ। मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने अपने पोर्टफोलियो के बारे में, एसेट्स के बारे में बात किया। तो मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ज़्यादा था नहीं, बट मुझे एक 25 से 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना था, स्मॉल कैप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना था, विच आई थिंक आई हैव स्टार्टेड डूइंग। थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कौन से बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेसेस से दूर रहना है। एटलीस्ट इन द लास्ट 3 to 4 months वो क्लैरिटी मिली है। तो आई हैव स्विच्ड ऑन द मेंबरशिप ऑप्शन ऑन माई चैनल। मेंबरशिप ऑप्शन जो मैंने स्विच ऑन किया, इट इज़ ओनली फॉर शेयरिंग पोर्टफोलियो अपडेट्स। तो जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा या बेचूंगा, the people who kind of sign up for this service will kind of come to know. तो अगर if you're interested in kind of that, in kind of the membership option, you can go ahead। नहीं तो हम वैसे भी काफ़ी सारे स्टॉक्स चैनल पे एक तरह से डिस्कस करते ही रहते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज ड्रीमफोक्स।
तो ड्रीम फोक्स का थोड़ा बिजनेस मॉडल मैं समझा दूंगा, राइट। ये कंपनी जो है इट इज़ एन एग्रीगेटर, राइट। तो क्या होता है कि जब आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो एक क्रेडिट कार्ड का जो काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो क्रेडिट कार्ड का एक फीचर होता है कि जब भी आप एयरपोर्ट जाओगे, जब भी आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल करोगे, तो जो लाउंज सर्विस होता है उसको आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आप लेट्स से ये क्रेडिट कार्ड लोगे। मतलब बैंक्स कहते हैं आपको कि यू विल गेट एक्सेस टू द लाउंज लाउंज सर्विस में आपको जो भी खाना पीने के पदार्थ होते हैं, लंच डिनर वगैरह सब कुछ मिलता है, राइट। तो लेट्स से इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आपको वो जो क्रेडिट कार्ड है वो लाउंज सर्विसेज पे जो भी वो पर्सनल होता है उसको दिखाना पड़ता है, वो स्वाइप करता है, कुछ 2 रुपए कटते हैं एंड देन यू आर अलाउड टू काइंड ऑफ गेट इन टू द और टेक द लाउंज सर्विसेज। तो वो जो सॉफ्टवेयर पे ये सब चीज़ें होती है, दैट सॉफ्टवेयर इज बिल्ड बाय ड्रीम फोक्स, राइट। तो एक तरह से बैंक्स को, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को और कस्टमर्स को जोड़ता है विद एयरपोर्ट लाउंजेस। तो एयरपोर्ट लाउंजेस जो होते हैं वो जीएमआर जैसे कंपनीज या फिर अदानी जैसे कंपनीज या ट्रैवल फूड सर्विसेज, इसका एक आईपीओ आया है बहुत रिसेंटली, काफ़ी सही कंपनी है, इसको हम कभी एनालाइज करेंगे। ये कंपनीज जो है ये लाउंजेस मैनेज करते हैं एंड ड्रीम फोक्स एक इंटरमीडिएट है, एक तरह से एग्रीगेटर है जो इन सारे कस्टमर्स को या इन सारे स्टेक होल्डर्स को एकत्र लेके आता है, राइट। तो 90% ऑफ द बिजनेस, 93% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम लाउंज सर्विसेज फॉर दिस कंपनी, राइट। एसेट लाइट मॉडल है, लो बैरियर्स टू एंट्री है क्योंकि सॉफ्टवेयर बना रहे हो आप, तो इतना बैरियर टू एंट्री ज़्यादा नहीं है, बट 93% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द लाउंज सर्विसेज। और क्या हुआ है पिछले 3 से 4 महीने में, स्टॉक प्राइस पूरा टूट के यहाँ पे आया, 120 पे ट्रेड कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी जो है अपना जो डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस है जो 93% एक तरह से रेवेन्यू देता है, उस बिजनेस से कंपनी एग्जिट कर रही है। और उस बिजनेस से कंपनी इसलिए एग्जिट कर रही है क्योंकि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स है, जो मैंने बताया कि लाउंज सर्विसेज है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज है, बैंक्स है, तो लाउंज सर्विसेज जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय बिल्डिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इस कंपनी को बोल रहे हो कि अब तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है। तो लाउंज सर्विसेज जो भी जीएमआर है, अदानी है, वो कह रहे हैं कि हमको अब ड्रीम फोक सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बैंक्स के साथ बात करेंगे, हम डायरेक्टली मास्टर कार्ड वीज़ा के साथ काम करेंगे और कस्टमर्स तो हमारे एयरपोर्ट पे आ ही रहे। तो बिजनेस मॉडल एक तरह से इस कंपनी का टूटा है पिछले 4 से 5 महीनों में, राइट। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, दैट्स व्हाई यू सी अ सीरियस डाउन ट्रेंड और ड्रीम फोक एग्जिट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक बिजनेस, राइट। तो इज इट द एंड फॉर द कंपनी, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मेट्रिक्स मेंशन किए हैं जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट द एंड फॉर द कंपनी। मतलब जो ये इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, हर कोई बोल रहा है कि ये कंपनी बंद होने वाली है, कंपनीज इतने आसानी से बंद नहीं होते, राइट। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें जुड़े होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, राइट। तो ये कुछ मेट्रिक्स हैं जो मुझे लगता है कि which will stop the company from shutting down, right? Right, तो अगर आप देखोगे इट्स अ फ्री FCF पॉजिटिव कंपनी, 135 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के बैलेंस शीट पे। मतलब कुछ तो सही किया होगा, बिजनेस मॉडल में कुछ तो स्ट्रेंथ होगा, इसलिए फ्री कैश फ्लो इतना है 135 करोड़। अगर आप डेट देखो, इस कंपनी के डेट बैलेंस शीट पे डेट बहुत मिनिमल है, तो किसी को कुछ पैसा वैसा देना नहीं है, कोई चुकता नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट्स देखो तो 90 करोड़ के है, कैश इक्विवेलेंस करीबन 60 करोड़ के, तो कंपनी के बैलेंस शीट पे पैसा तो है, राइट। अब इस पैसे से कंपनी कर क्या सकती है, 3 चीज़ें कर सकती है। न्यू वर्टिकल एक्सपेंशन, हाँ वो तो कर ही रही है, गोल्फ कोर्स का एक्सेस दे रही है, क्रूज के ऊपर लोगों को लेके जा रही है, बट द जेस्टेशन पीरियड फॉर दीज बिजनेसेस इज वेरी हाई। तो 2% 3% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टॉप लाइन को, अगले 2 से 3 साल लगेंगे इस कंपनी को एक तरह से वो बिजनेसेस बनाने के लिए, राइट। दूसरा है ग्लोबल लाउंज सर्विसेज को एक तरह से टारगेट कर सकती है। तो डोमेस्टिक तो है ही है, तो ये जीएमआर और अडानी को छोड़ के जो बाकी छोटे मोटे जो लाउंज सर्विसेज को केटर करती है, टीयर 2 टीयर 3, उसमें कंटिन्यू करेगी। एग्जिट कर चुकी है पूरे बिजनेस से, बट जहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकती है मुझे लगता है वो कंटिन्यू करेंगी, बट इट्स टू कम्पिटिटिव ऑन द ग्लोबल स्केल फॉर दिस कंपनी टू गो हेड, राइट। तीसरी चीज़ जो कंपनी कर सकती है वो कोई एक अच्छी कंपनी, एक प्रोवन बिजनेस मॉडल के साथ जो है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, उसको अक्वायर कर सकती है। और उसको अक्वायर करने के लिए मेरे को लगता है कि कंपनी के पास वो कैश फ्लोज है। तो इस कंपनी को मैं इतना आसानी से अबैंडन नहीं करूँगा। वॉट एवर द नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इज़,
वो चलते रहने दो, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कुछ ऐसा कर सकती है, कुछ एक्विजिशन वगैरह कर सकती है टू स्टे अफ्लोट, सो दैट इन द लॉन्ग रन इट कैन बिल्ड द फर्स्ट टू बिजनेसेस विच इज द ग्लोबल लाउंज बिजनेस एज वेल एज द न्यू वर्टिकल्स विच इट वांट्स टू गेट, राइट? तो आई थिंक गुड न्यूज़ इज बैड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़, वेदर इट इज़ फॉर प्रज इंडस्ट्रीज और फॉर दैट मैटर ड्रीम फोक सर्विसेज। तो इस कंपनी को मैंने वॉच लिस्ट, दोनों कंपनीज को मैंने वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, एंड आई विल लुक फॉर a good bargain if there is one to find. So this is a brief about Dreamfolk Services and Praj Industries. Hope you liked the analysis. Please subscribe to the channel. Please share this video with as many people as possible. And thank you very much for your time. Take care. Bye bye.